ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जैव विविधता, वैभव और क्रंदन विषय पर जाने माने पर्यावरणविद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा से भेंटवार्ता। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका सिंह। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी मतलब हमारे इकोसिस्टम का वो अभिन्न हिस्सा जो अगर ना हो तो शायद इंसान के लिए इस धरती पर जीना मुमकिन ना हो। आसान भाषा में समझें तो जैव विविधता मतलब हम यानी इंसान तो रहें ही, साथ ही तमाम पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मिलकर रहें। तो क्या जैव विविधता हमारे लिए एक संपत्ति है या फिर ये हमारे लिए रोने का सबब भी है? अगर ये रोने का सबब है तो फिर इसकी वजह क्या है? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के पर्यावरण विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में बताइए कि आखिर जैव विविधता है क्या? प्रियंका जी, जैसे आपने बताया कि जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने इस शब्द का चयन किया। जैव विविधता हम मोटे तौर पे हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है उसको हम जैव विविधता कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जैव विविधता अलग अलग तरह की होती है? अगर अलग अलग तरह की होती है तो वो कितने प्रकार की होती है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, जैव विविधता को हम मुख्य तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी या अनुवांशिक भिन्नता। इसमें क्या होता है कि जितने भी जीव हैं वो अनुवांशिक रूप में जो उनमें भिन्नता पाई जाती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी या अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। दूसरा होता है जातीय जैव विविधता, यानी कि बहुत सारे जो जंतु हैं उनकी अनेक जातियां हैं, तो उसमें जो विविधता है उसको हम जातीय जैव विविधता कहते हैं। और तीसरी जो जैव विविधता है इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पारिस्थितिक जैव विविधता। इसका मतलब ये है कि जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे कि मरुस्थलीय तंत्र हैं, आपका जलीय तंत्र हैं या वन है, सवाना है, उसमें जिस तरह की जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसको हम पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। डॉक्टर शर्मा, हाल में हम लोग कोरोना के बहुत बड़े संकट से गुजरे हैं, बल्कि कहना चाहिए कि अभी भी हम पूरी तरह से निकले नहीं हैं, इससे जूझ रहे हैं। तो क्या हम इसको भी जैव विविधता के साथ जोड़ सकते हैं? क्या कोई ताल्लुक है कोरोना और जैव विविधता के बीच? देखिए, पहले क्या था कि जो हमारे जो ये जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, वो जंगल में रहते थे, घने जंगल थे, यानी कि उनका जो संपर्क था वो मानव आबादी से नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे जंगल कटते गए तो अब उनका जो आगमन है वो मानव आबादी की तरफ आने लगा। और अगर वो मानव के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे हैं तब भी जो मानव के जो पालतू जानवर हैं वो जो कम घने जंगल हैं वहाँ पर चरने के लिए जाते हैं तो वो जंगली जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनके जो कुछ जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो उनको लेके आते हैं और मानव आबादी के बीच में आ जाते हैं। अगर वो मानव आबादी के पास आएंगे तो बहुत सारे रोगों के होने की संभावना है। अगर हमको मानव सभ्यता को इन चीज़ों से बचाना है तो हमको जैव विविधता को अक्षुण्ण रखना है, जंगलों को बरकरार रखना है, ताकि इस तरह के खतरे भविष्य में दोबारा ना आए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि हमें जंगलों को बचाए रखना है, जंगलों की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मेरे मन में ये सवाल है कि शहर, हमारे जो शहर है वो खुद कंक्रीट का जंगल बन रहे हैं, हरियाली पूरी तरीके से खत्म हो रही है या फिर खत्म होने की तरफ है। ऐसे में हम अपने शहरों के अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को कैसे बचाए रख सकते हैं? देखिए, शहरों का आजकल एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो हमारे अर्बन पार्क है वहाँ पर भी जैव विविधता का संरक्षण होता है। वो भी बहुत सारी पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, वहाँ से वो पॉल्यूशन को अवशोषित करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर हीट आइसलैंड्स बन जाते हैं। जब गर्म होता है तो रात भर एसी चलते हैं, उनसे जो ऊष्मा निकलती है वो डेसिपेट नहीं हो पाती, वो विकिरित नहीं हो पाती पर्यावरण में। तो हमको चाहिए कि हम कंक्रीट तो हमने बना ही दिया है शहरों को, लेकिन हमको अगर अपने आप को बचाना है तो हमको हरे भरे पेड़ लगाने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमको जो भी पेड़ों का चयन करना है, वृक्षों का चयन करना है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो देशज प्रजाति के वृक्षों, जैसे बबूल है, नीम है, जामुन है, प्लक्ष है, या औषधि गुण वाले पेड़ लगाएं जैसे आंवला है। तो अगर हम इनको लगाएंगे तो उससे जो हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसकी रक्षा कर पाएंगे, उसके वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे, बल्कि उससे ऐसा
ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक्जोटिक ट्री लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पर चिड़िया अपने घोंसले कम बनाती हैं। अगर हम देशज प्रजाति के वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पे जो चिड़िया के घोंसले हैं, पक्षियों की जैव विविधता भी बढ़ती है। तो इससे आपको डबल लाभ, आपने वृक्ष लगाए, आपने पर्यावरण को शुद्ध किया, आपने जो हीट आइसलैंड बनते जा रहे हैं उसके प्रभाव को कम किया। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि आपने जो पक्षियों की जो जैव विविधता है उसको भी बढ़ाया। अभी ये शोध हुआ था तो ये देखा गया कि जहाँ पर देशज प्रजाति के वृक्ष हैं वहाँ पर जैव विविधता 30 से 40% तक ज़्यादा पाई गई। जी डॉक्टर साहब, हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी जिक्र हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है क्या? देखिए, ये जो हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी हैं ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पूरे विश्व में लगभग 34 अति संवेदनशील या हॉटस्पॉट पाए गए हैं। पूरे विश्व की भूमि का 2.3% भाग इन हॉटस्पॉट या अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। और ये जो हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% जैव विविधता केंद्रित है। तो हमको ये एक चुनौती है हमारे सामने, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो इसको अक्षुण्ण रखना, इन क्षेत्रों को अक्षुण्ण रखना, क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे देशज प्रजाति के वृक्ष या देशज जो जैव विविधता है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये जो हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं या अति संवेदनशील केंद्र हैं इनको हम नष्ट होने से बचाएं। जी, अगर हम लोग थोड़े विस्तार से बात करें या बड़े स्तर पर बात करें तो विकसित और विकासशील देशों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि जैव विविधता को लेकर इनका आखिर रुख क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो जितने भी विकसित देश हैं, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हम देखें तो वो बहुत निर्धन हैं। और वहीं उल्टा है, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं जैसे भारत है, चीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, ये जो देश हैं ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत धनी हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी दृष्टि से ये इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं है। तो कायदे में होना क्या चाहिए, जो विकसित देश हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, जबकि ये क्या करते हैं, ये विकासशील देशों से बायोडाइवर्सिटी तो ले लेते हैं, जैव विविधता का तो उसको शेयर कर लेते हैं, लेकिन उस अनुपात में ये तकनीकी ज्ञान उनको नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो हमारा जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था उसमें 3 मुख्य बिंदु थे। नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर 2 सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जो भी हमारे जैव विविधता से जो लाभ हैं उसको हम समान रूप से साझा करें। तो उसमें यह भी आता है कि जो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज भी शेयर करें। तो ये सबसे ज़रूरी बात है, लेकिन विकसित देश अभी उस अनुपात में वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई सलाह देंगे कि किस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है, सारी दुनिया भर के देश मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये जो जैव विविधता है ना, ये एक पूरे विश्व की धरोहर है। जैसे मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब कहीं फसलों में बीमारी लगी तो भारत ने अपने जो वाइल्ड जर्म प्लाज्म में वहाँ से वो जीन निकाल के उन देशों की मदद की। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो जैव विविधता है साझी विरासत है, ग्लोबल हेरिटेज है जिसको हम बोल सकते हैं। तो सभी देशों को मिलकर इस पे काम करना है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, आखिर इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है? क्या आप मानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो हमारी जैव विविधता पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है? जी, अभी क्लाइमेट चेंज की IPCC की 5वीं रिपोर्ट आई तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि अगर हमको तापमान को 1.5 डिग्री से बढ़ने से रोकना है तो हमको तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। और इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जलवायु परिवर्तन का हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी आजीविका सुरक्षा और बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, चाहे वो मीथेन हो या नाइट्रस ऑक्साइड हो, उसकी सांद्रता लगातार बढ़ रही है। अगर हम औद्योगिकरण से पहले देखें तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 280 ppm थी, लेकिन आज वो बढ़कर 422-423 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। तो असली बात यह है कि किस तरह से हम इसके प्रतिकूल प्रभाव से अपनी जैव विविधता को बचाएं। जैव विविधता का मतलब यह है कि अगर देखिए समुद्र तल बढ़ेगा तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो डूब जाएंगे। ऐसी बहुत सारी संवेदनशील प्रजातियां हैं जो नष्ट हो रही हैं। एम्फीबियंस हैं जिनको उभयचर बोलते हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि लगभग 28% जो मवेशियों की जो नस्लें थी पूरे विश्व में वो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं क्योंकि वो बढ़ते तापमान पे अपने आप को नहीं रख पा रही हैं। जो हमारी देसी किस्में हैं
उनके अंदर एक कुव्वत होती है कि वो जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ने के लिए बहुत कारगर हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो जो हमारी देसी प्रजातियां हैं वो उसको सहन कर सकती हैं और एक अच्छी उपज दे सकती हैं। आपने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात की, किस तरीके से हमारे देशज जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका इस्तेमाल करके, उनको उगा करके हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें आप बताना चाहेंगे कि और क्या किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए? देखिए, बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है आज की तारीख में, और इस पे बहुत काम चल रहा है। देश और विदेश की कई संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसको उसी परिवेश में, उसी आवास में उसको संरक्षित करें। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि हम उनको, जो उनका आवास नहीं है उनसे हटके उनको संरक्षित करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि जो वनस्पति जहाँ पर है या जो पेड़ पौधे या जो जैव विविधता जहाँ पर है उसको उसी परिवेश में हम संरक्षित करते हैं, तो उसके ये फायदा है कि वो धीरे धीरे, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा, अगर हम इन सीटू में कंजर्वेशन करते हैं तो वो जो जैव विविधता है वो अपने अंदर उस अनुकूलन को ग्रहण कर लेती है, और वो जो अनुकूलन है वो उनके जेनेटिक मटेरियल में चला जाता है, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो अनुकूलन है उनके अंदर चला जाता है। वो आने वाले 50 साल बाद भी वो उनके अंदर गुण विकसित हो जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी होगा तब भी वो अपने आप को उसके अनुकूल बना लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन को हमेशा अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरीके से जैव विविधता हमारे लिए अहम है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि कौन कौन सी इको सिस्टम सर्विस है जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होती हैं? देखिए, इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको हम बोल सकते हैं पारिस्थितिक सेवाएं, यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज वे सर्विसेज हैं जो हमको कुदरत से निःशुल्क प्राप्त होती हैं। जैसे आपने देखा होगा सूर्य की रोशनी, मधुमक्खियाँ, ये जो ठंडी हवा, जैसे हम पर्यटन के लिए जाते हैं झीलों में, तो वो क्या है, वो सब एक पारिस्थितिक सेवाएं हैं। ऐसी ही हमारी जैव विविधता से भी अनेकों इकोसिस्टम सर्विसेज या पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान होती हैं। जैसे आपने देखा, जितनी भी हमारी जनजातियां हैं वो जंगलों पर निर्भर करती हैं अपनी आजीविका के लिए। जो कंद मूल फल हैं, बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पर्यावरण संरक्षण, उसकी भी इकोसिस्टम सर्विसेज। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, मधुमक्खियाँ, ये भी एक पारिस्थितिक सेवाएं हैं। इसको हम बोलते हैं परागण इको या पॉलिनेशन इकोसिस्टम सर्विसेज। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि यदि इस पृथ्वी से मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन 4 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात थी। आइंस्टाइन एक भौतिक शास्त्री थे, लेकिन वो जानते थे मधुमक्खियों की जो वैल्यू है वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, आपकी स्ट्रॉबेरी है, बादाम है, और भी बहुत सारी जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, तो उनका परागण मधुमक्खियां करती हैं। न केवल परागण, वो एज ए ब्रीडर भी काम करती हैं। वो कहीं से अच्छे परागण अच्छी पौधे से दूसरे पौधे में डालेंगे, यानी कि वो बिना पैसे के प्लांट ब्रीडर हैं, प्रजनक हैं, पादक प्रजनक हैं। तो इस तरह की सेवाएं वो करती हैं। अगर हम देखें, अमेरिका में एक नया तरीका बिजनेस चल रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन इंडस्ट्री। पॉलिनेशन इंडस्ट्री से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पर जो उद्यमी हैं वो लाखों मधुमक्खियों के बक्से रखते हैं, और जब उनको फ़ोन आता है कि भी हमारे यहाँ पे आपको परागण करना है बादाम के बागों में, वहाँ पे तो 500-500 हेक्टेयर गार्डन है, स्ट्रॉबेरी के बड़े बड़े बगीचे हैं, तो वो उनको फ़ोन आता है, तो वो 1-1 लाख 2-2 लाख मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं वो वहाँ पे बड़े बड़े ट्रकों में जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन इंडस्ट्री। तो ये अपने आप में एक उद्यम हो गया है, एक बहुत बड़ी सर्विस है। अगर हमारी मधुमक्खियाँ रहेंगी तो मानव सभ्यता जिंदा रहेगी। आपने अभी बात की मधुमक्खियों की, लेकिन अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि तितलियां कम हो रही हैं। गौरैया बमुश्किल शहरों में देखने को मिलती है जी। गिद्ध बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं जी। तो क्या इन सब का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है, और हम मान सकते हैं कि ये भी एक मानव प्रजाति के खत्म होने की तरफ का एक खतरा हो सकता है? देखिए, जैसे आपने गिद्ध का उदाहरण दिया, अगर आप देखेंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ से लगभग 90% गिद्धों की आबादी खत्म हो गई है। उसके पीछे का कारण है कि हम मवेशियों को एक दवाई देते थे, डाइक्लोफेनिक। उस डाइक्लोफेनिक की वजह से गिद्धों की प्रजातियां कम हो गई हैं। गिद्ध से सबसे बड़ी बात, एक तो उनको हम प्रकृति का अपमार्जक कहते हैं, जो जानवर मर गया उसको वो ख़त्म कर देते थे, जो गंदगी है उसको नष्ट कर देते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो गिद्ध थे उनकी सोशल इकोसिस्टम सर्विस भी थी, कि हमारे यहाँ जो पारसी समुदाय था, जब उनके यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसको एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, वहाँ पर उस मृत शरीर को रख देते थे और गिद्धों का आह्वान करते थे, तभी उनको कहते थे कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा था। तो यानी कि ये जो गिद्ध हैं वो हमारी कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज का भी बहुत बड़ा हिस्सा थे। गिद्धों की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो ये उनकी
उनकी जो आस्था पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तो ये सब चीज़ें हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गिद्ध और रेबीज, आप कहेंगे गिद्ध और रेबीज का क्या संबंध है, अरे भाई गिद्ध गिद्ध है, रेबीज रेबीज है। नहीं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर बड़े बड़े बूचड़खाने थे, गिद्ध है नहीं, तो वहाँ पे क्या है, जो जो कैनाइन पॉपुलेशन है, या जैसे कुत्ते जिनको हम बोलते हैं, जंगली कुत्ते और कुत्ते, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा, क्योंकि गिद्ध तो है नहीं कंपटीशन के लिए, तो उनकी कुत्तों की संख्या बढ़ गई वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, वो रेबीज के केसेस लगातार बढ़ने लगे। ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक जीव में कमी आती है तो दूसरे में उस पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। फिर अब देखा भाई गिद्ध इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे प्रकृति के, अब मार जगह सफाई करते हैं, तो अब हमको पता चला कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो भारत सरकार ने वल्चर्स ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं, मतलब जो गिद्ध हैं उनके प्रजनन के लिए अलग अलग सेंटर बनाए हैं। और आपको पता होगा कि नेपाल में वल्चर्स रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। वल्चर्स रेस्टोरेंट्स का मतलब ये है कि वहाँ पर अगर कोई जानवर मरने वाला है तो जो वहाँ पर पर्यावरण के जो कार्यकर्ता हैं वो उस किसान के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई आपका कृपया अपने जानवर को प्राकृतिक मौत मरने दें, इसको कोई डाइक्लोफेनिक ना दें। तो जब वो जानवर मर जाता है तो उसको वो वल्चर्स रेस्टोरेंट में रख देते हैं, ताकि जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनको डाइक्लोफेनिक मुक्त आहार मिल सके। तो इस तरीके से धीरे 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 इन प्रयासों से अब गिद्धों की संख्या में सकारात्मक सुधार हो रहा है। इतनी आवश्यक चीज़ें हैं ये। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आपने एक कहावत सुनी है, डेड एज डोडो। मॉरिशस में क्या था कि मॉरिशस में डोडो पक्षी था। मॉरिशस के लोग थे, उनसे बड़ा मित्रवत व्यवहार करता था, वो भी उसकी बहुत मतलब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। लेकिन जब वहाँ पर पुर्तगाली आए तो उन्होंने उसको डंडे से मारना शुरू, क्योंकि उसने कभी उड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की। तो धीरे धीरे सारे डोडो पक्षी खत्म हो गए, उनको मार 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 के खत्म कर दिया। लेकिन एक प्रकृति में एक सामंजस्य था। डोडो पक्षी एक वृक्ष के बीज खाते थे, और वो वृक्ष तभी अंकुरित होता था जब वो डोडो की आहार नाल के द्वारा निकलता था। तो देखिए कितना प्रकृति का सामंजस्य। जैव विविधता का एक प्राणी खत्म हुआ तो वो पौधा भी खत्म हो गया। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश किया कि हम इसको लैब में अंकुरित करें, जो डोडो के जो आमाशय के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, जो पीएच मान है, जो एसिडिक मान है, वो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो यानी कि एक बार अगर जैव विविधता खत्म हो जाती है तो उसको वापस लाना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी आपस में ताल्लुक है और वो हमारी जैव विविधता को बचाए रखने, बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जैव विविधता को बढ़ाने के लिए या फिर बचाए रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक दो उदाहरण आपने अभी हमारे साथ साझा किए, क्या वो पर्याप्त हैं? उस तरह के और कौन कौन से काम हो रहे हैं? देखिए, जैव विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। वर्ष 2011 से लेकर 2020 की अवधि में जैव विविधता दशक मनाया गया। मतलब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें, पूरा जो दशक है वो जैव विविधता को समर्पित कर दिया। वहीं 2021 से लेकर 2030 तक इसको हम डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूएन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके पुनरुद्धार के लिए समर्पित कर दिया है। 2021 से लेके 2030 तक का जो दशक है, अगर हम देखें कि 2020 का जो थीम था, जो मुख्य बिंदु था, वो था हमारे समाधान प्रकृति में हैं, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और 2021 का जो थीम था जैव विविधता दिवस का, वो था हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और अभी जो 2022 में जो होने वाला है उसका था कि सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इतने महत्वपूर्ण विषय हैं। यानी कि जैव विविधता एक ऐसी चीज है कि उसमें हमारा सबका एक विकास और सतत विकास निहित है। अगर हम जैव विविधता को नहीं संरक्षित कर पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, सरकारी लेवल पे आपने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आम लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, जैव विविधता के संरक्षण में केवल सरकारें या अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो तो काम कर रही हैं अपना, लेकिन जब तक जन सहभागिता, जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक जैव विविधता का संरक्षण बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने 2002 में जैव विविधता संरक्षण कानून बना दिया। फिर उसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, तो उसमें क्या है कि हमको प्रांत के स्तर पर, हमको जिले के स्तर पर और गांव के स्तर पर जितनी हमारे गांव में जैव विविधता है उसको रजिस्टर में अंकित करना है,
किस तरह से उसमें चेंज आ रहे हैं, किस तरह से गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अगर कोई उद्योग धंधा हमारे गाँव में या हमारे शहरों में कहीं भी लग रहा है, क्या वो हमारी जैव विविधता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? अगर हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये हो गया। जैसे मैंने बताया कृषि जैव विविधता के बारे में मैंने बताया था, ऐसे ही एक हमारी संस्था है PPBNFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये पूरे विश्व की इकलौती ऐसी संस्था है जो किसानों को भी वो अधिकार देती है कि उनके द्वारा जो विकसित जो पौधे की किस्में हैं उनको रजिस्टर करा के उसका संरक्षित कर सकें। और ये जो संस्था है न केवल उनको रजिस्टर कराती है, बल्कि किसानों को हर साल जो किसान या किसान समुदाय जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, चाहे वो फसलों का हो या पशुओं का हो, उनको 10 लाख रुपए का फंड प्रदान करती है। तो इतने प्रयास किए जा रहे हैं, न केवल शेर, बाघ, चीता, बल्कि जो हमारी कृषि जैव विविधता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको मैंने बताया ना कि PPBNFRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, मैंने बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जो किसानों को पादप प्रजनक के समकक्ष खड़ा करती है, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनके बराबर का दर्जा देती है। उनके कुछ अधिकार हैं, वो किस तरीके से उनके अधिकारों को सर्विस कर सकते हैं। जो किसानों ने वैरायटीज़ बनाई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान किसानों का चला आता है, उनकी जो वैरायटीज़ है उनको कोई ऐसे नहीं चुरा सकता। अगर उन्होंने रजिस्टर करा लिया तो वो उसका हक बन जाता है और उसके हक का पूरा संरक्षण किया जाता है। और जैसे मैंने बताया ना कि कम्युनिटी अवार्ड देती है पूरे समुदाय को। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है जन सहभागिता का। एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के वैज्ञानिक एक पादप अन्वेषण कर रहे थे। तो वो जो वहाँ के कुछ लोकल लोग थे, कानी ट्राइब्स, जो कानी जनजाति है, तो वो उनके साथ गए थे। तो जब वहाँ के सारे वैज्ञानिक, उनको लगा कि वो थक गए, तो वहाँ के जो जनजाति के जो कुछ लोग थे, उन्होंने उनको कुछ पौधे दिए खाने के लिए। तो कुछ देर में उनको लगा कि यार हमको तो एनर्जी आ गई, स्फूर्तिदायक लगा उनको। तो वो बाकायदा उन्होंने उनको उनके साथ में रॉयल्टी जो 50% जो उनका लाभ था उनके साथ शेयर किया। तो ये पूरे विश्व का सबसे प्रमुख उदाहरण है। उससे दवाई बनाई, उससे एक टॉनिक बनाया, जीवनी नाम दिया, उसको पूरा का पूरा जो लाभ है उसको शेयर किया जनजाति के साथ में। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो जागरूकता है वो ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि गांव लेवल तक जानी चाहिए। हमको सेमिनार आयोजित करने चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि भाई आपकी जैव विविधता का ये मुख्य बिंदु है, इसको कैसे संरक्षित करना है। जो हमारी किस्में हैं जो विलुप्त हो गई धीरे धीरे, क्योंकि हमारा फोकस है अभी खाद्य सुरक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। लेकिन हो सकता है अभी हमारी जो फसल है उसमें उत्पादन कम हो, लेकिन उसमें आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझने की क्षमता ज़्यादा है। तो अगर हमने उनको खो दिया जर्म प्लांट्स को तो वो सब चला जाएगा। तो इसलिए उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, जीन बैंक में संरक्षित होता है। और जैसे मैंने बताया जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICR जिसको हम बोलते हैं, उसके लगभग 6 संस्थान हैं, जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे। तो ये जो जितने भी ब्यूरोज हैं, ये एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी जैव विविधता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या कीट पतंगे हों या पशुओं का जो जैव विविधता है, बहुत सारी जो पशुओं की नस्लें हैं खत्म हो रही हैं, ये जो जितने भी ब्यूरोज हैं उनको संरक्षित करते हैं, किसानों को प्रशिक्षण देते हैं किस तरीके से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको संवर्धित कर सकते हैं। और उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको हर तरीके से मदद की जाती है। डॉक्टर साहब, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि खासकर अगर हम लोग घर में अपने घर से शुरुआत करना चाहें और वहाँ पर किसी भी तरीके से जैव विविधता को बचाए रखने या बनाए रखने का प्रयास करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटा सा एक कोट याद आ गया, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ट्रू सर्विस ऑफ नेचर इज टू प्लांट ट्रीज अंडर हुज शेड यू नेवर एक्सपेक्ट टू सिट। यानी कि हमको अपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम वहीं पेड़ लगाएं जहाँ पे हम बैठेंगे। असली जो प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, वो वहाँ पर भी पेड़ लगाएगा जहाँ पर वो दोबारा जाने की उम्मीद उसकी नहीं है। तो इसका अगर हमको संरक्षण करना है तो हमको हर स्तर पर संरक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया भारत सरकार ने कानून बनाए हैं, भारत सरकार के बहुत सारे प्राधिकरण काम कर रहे हैं। और जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जैव विविधता संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। आजकल ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे जो कैंपसेज हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेज हैं, कॉलेज कैंपसेज हैं, वो किस तरीके से ग्रीन हो, क्लीन हो। तो वो भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप इस दिशा में प्रसार और प्रचार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। स्थान विशेष के लिए जो वृक्ष हैं उन्हीं का हम चयन करें ताकि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और ये सब चीज़ें हैं क्योंकि जो हमारे जो छात्र हैं, जो स्कूल लेवल के जो छात्र हैं, वही हमारे आने वाले नागरिक बनेंगे।
तो उनको सेंसिटाइजेशन करना है, हमको ऐसी तकनीकें विकसित करनी होंगी ताकि उनका जो बाल मन है, जो उनका जो कोमल हृदय है, जो मन मस्तिष्क है, उनमें वाकई में ही लगे कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमको अपने करिकुलम में डालना पड़ेगा कि भाई जो हमारा जो पाठ्यक्रम है ये जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ये स्पेसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, पढ़ने से तो रट लेंगे, लेकिन जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको आप नेशनल पार्क में ले जाइए, सेंचुरीज में ले जाइए, उनको आप दिखाइए कि भाई ये इस तरीके से महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। जब वो देखेंगे भी किस तरीके से पेड़ ये करता है, कैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, मधुमक्खी से कैसे निकलता है, कैसे हमको शहद मिलता है। जब एक आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको पता नहीं है चावल कहाँ से आता है, दालें कहाँ से आती हैं। उनको कृषि से जोड़िए। जब वो कृषि से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, हमारे पूरे परिवेश से जुड़ेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमको इसको बचाना है। जब उनके अंदर ये भावना आ जाएगी तो हमारा आधे से अधिक काम तो अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये जागरूकता हमको फैलानी है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पे हो, या प्रांत के स्तर पे हो, जिले के स्तर पे हो, ग्राम के स्तर पे हो। तो ये सब इसमें हम सक्रिय योगदान कर सकते हैं। जैव विविधता तभी बचेगी जब जन सहभागिता, जन भागीदारी होगी। डॉक्टर साहब, आपने बात की ग्रीन कैंपस की, और बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमें अपने युवाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके अंदर शामिल करना होगा, इसका एक हिस्सा बनाना होगा। शायद अवार्ड और रिवॉर्ड को भी इसके साथ जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है, नतीजे जो हैं वो बेहतर होंगे। एक बार पहले जागरूक करना ज़रूरी है। जागरूक होने के बाद कहीं ना कहीं जब बच्चे को सामने नज़र आएगा कि इसका भविष्य में मुझे ये फ़ायदा हो सकता है। ऑफकोर्स हर चीज़ हम लोग फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद उनके एजुकेशन के साथ इसे अगर जोड़ दिया जाए, उनके मार्क सिस्टम के साथ कहीं जोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट बेहतर हो। जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश उनके लिए ज़रूर दें। मेरा सभी श्रोताओं से यही आग्रह है कि आप इससे जुड़ें, व्यक्तिगत तौर पे जुड़ें। आप ये एक प्रण लें कि भाई मुझे अभी जो विश्व जैव विविधता दिवस आ रहा है 22 मई को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी आ रहा है, तो ये तो आपने जागरूकता फैला दी, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का जो मौका है वो 5 जून को आपको मिलेगा। तो आप वृक्षारोपण कीजिए, आप पर्यावरण को हरा भरा रखने की कोशिश कीजिए। आप चाहे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या कॉलेज के छात्र हैं, या किसी विद्यालय के छात्र हैं, हर स्तर पर आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जानकारी दी हमें जैव विविधता के बारे में, बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, कितनी महत्वपूर्ण है, और कैसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसे बचाए रखने के लिए, इसे बनाए रखने के लिए। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैव विविधता, वैभव और क्रंदन वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जाने माने पर्यावरणविद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा से ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका सिंह। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।